हाँ जी बच्चों, आप लोगों को बताऊं कि हमारे पास में जो भी एंट्रीज होती हैं जो हमने लास्ट क्लासेस में सीखी थी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और हम कौन सा अमाउंट कहाँ पे डालते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के अंदर जो भी चीजें आती हैं उनको हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं या उनकी जर्नल एंट्रीज क्या है। देखिए, समझिएगा मेरी बात को। लेट्स से मैं ये कहता हूं कि मेरे ऐसे एक्सपेंसेस हैं, सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे आते हैं सर? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास में आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, डेबिट साइड पे। तो उसमें होता क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट हमारा डेबिट हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री लिखेंगे हम? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आपके पास में क्या आ सकता है? मतलब हम बात कर रहे हैं जनरल एंट्री की। सर हमारे पास में आ सकती है सर वेजेस, हमारे पास में आ सकती है सर पावर, है ना, हमारे पास आ सकता है सर फ्यूल। तो ये सारी चीजें, सारे एक्सपेंसेस हमारे पास में आ सकते हैं और हमने ये एंट्री बना दी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है सर। दूसरी तरफ हमारे पास में क्या आती है सर? इनकम्स आती है। हमारे पास क्या आती है? इनकम आती है। तो हम इनकम के लिए ये हमने जो एंट्री लिखी थी किसके लिखी थी? फॉर एक्सपेंसेस, फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक, तो अपनी कॉपी में आप लोग लिखिएगा फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। अच्छा जी, अब एक सेपरेट पेपर ले लेते हैं, वहां पे आपको सिखा जी। तो हम लोगों ने डायरेक्ट एक्सपेंस की एंट्री लिखी। अब हमारी नेक्स्ट है सर इनकम रिलेटेड टू बिजनेस प्रोडक्ट। तो वो कहाँ आता है सर? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता है और उसको हम क्या कहते हैं सर? सेल्स कहते हैं। ठीक है। तो हमारे पास में एंट्री क्या हो जाएगी? हमारे पास एंट्री हो जाएगी सर सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक सर। नेक्स्ट हमारे पास में होता है सर इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स, जो कि कहां पे चार्ज होते हैं? चार्ज्ड टू P&L अकाउंट। देखो, अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि सर हमने अभी बोला क्या? चार्ज्ड टू। ये चार्ज टू का मतलब समझ लेते। एक तो होता है एक्सपेंस इनकर्ड करना। दो भाषाएं बोली जाती हैं एक्सपेंस के लिए, इधर देखिएगा, समझिएगा मेरी बात को। कोई भी एक्सपेंस होता है, वो एक्सपेंस पहले तो पे किया जाता है और फिर वो चार्ज होता है। जरूरी नहीं है कि वो पेड हो या अनपेड हो। ठीक है जी, चार्ज तो हर जगह किया ही जाता है। जैसे मान लीजिए मैं एक एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की। मैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की बात कर रहा हूँ, वो एस आ नहीं पा रहा, आप लोग लिख लीजिएगा चार्जेस का एस। ठीक है। आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए तो आपकी एंट्री क्या होगी? आपकी एंट्री होगी सर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अब आप इसको चार्ज कर रहे हैं अपनी इनकम के अगेंस्ट, कहां पे? P&L अकाउंट में, है ना। तो सर हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? अब जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट हुए थे वो क्या हो जाएंगे? वो क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि वो कहां चार्ज हो रहे हैं? वो चार्ज हो रहे हैं अपने पास P&L अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी। तो हम ना इस टाइम पे चार्जिंग एंट्री सीख रहे हैं जो हम लोगों ने अभी शुरू की है। ठीक, तो अगर पी एंड एल अकाउंट में, मतलब मैं आपको वो ये मतलब समझा रहा था इसका चार्ज का। अच्छा, अब क्या होता है सर, अब इसकी एंट्री क्या होगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं सर, पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड, यानी कि स्ट्रेट अवे हम कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब मान लीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर मैंने सैलरी पे की है, टू सैलरी अकाउंट, टू बैड डेट्स, ठीक है जी, मैंने किया है कुछ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, टू ऑल अदर्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है जी। ये हमारे पास में एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है सर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट सर, जब हम हमारे पास में अदर इनकम्स होती हैं, अदर इनकम्स, अदर इनकम्स का मतलब क्या है, अदर इनकम्स अदर देन बिजनेस प्रोडक्ट, इनकम्स अदर देन बिजनेस प्रोडक्ट। तो हम उसके लिए क्या करते हैं सर, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास में क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव कर लिया हमने, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम चार्ज हुई है, यानी कि इनकम आई है, तो इनकम क्या हो जाती है सर, यहाँ पे आकर के इनकम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो हमने क्या लिखा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। इसी तरीके से हमारी कोई और इनकम हो सकती है, बैड डेट्स रिकवर्ड हो सकते हैं, तो हम क्या बोल देते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। यानी कि सारी की सारी इनडायरेक्ट इनकम्स पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ रही है, जिसकी वजह से पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अच्छा जी, अब जरा प्रॉफिट और लॉसेस की बात कर लेते हैं, समझो मेरी बात को। सर पहले हम लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आते हैं, और ग्रॉस लॉस किस तरीके से आते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आते हैं सर हमारे पास में जब हमारी इनकम जो है रिलेटेड टू प्रोडक्ट, related to business product is more than direct expenditure। तो हमारे जो है डायरेक्ट, जो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट आते हैं, और यहां पे हम कह सकते हैं सर अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब क्या है, इसी का रिवर्स, कि हमारी इनकम रिलेटेड टू बिजनेस प्रोडक्ट जो है वो लेस देन डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो क्या आ जाएंगे सर, ग्रॉस लॉस आ जाएंगे। अब सर ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम क्या एंट्री लिखेंगे, देखो ग्रॉस प्रॉफिट आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे और ट्रांसफर हो जाते हैं पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
by the amount of gross profit, with the amount of gross profit. और अगर ऐसा नहीं है तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाती है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? P&L अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, if it is the case of loss, with the amount of gross loss, सिंपल। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस की जर्नल एंट्री हो। अब इसको लिखिए जल्दी से, फिर हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की एंट्री करेंगे। हाँ जी, अब नेट प्रॉफिट और नेट लॉस अगर होते हैं तो अब ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कहां से पता लगते हैं? हमारे को पता लगते हैं सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कैसे? कि अगर इनकम देन बिजनेस इनकम अदर देन बिजनेस प्रोडक्ट इज मोर देन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस जो हैं वो कम है और इनकम्स जो हैं, अदर इनकम्स जो हैं वो ज्यादा हैं, तो इट इज अ केस ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है सर, अब इस केस में क्या एंट्री होगी? P&L अकाउंट हमारे पास में डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट्स कहां ट्रांसफर हो जाते हैं? कैपिटल में। और इफ इट इज द केस ऑफ लॉस, नेट लॉस, तो ये रिवर्स एंट्री हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। क्योंकि नुकसान जो होता है उसकी भरपाई कहां से आती है? सर कैपिटल से होती है। और अगर प्रॉफिट्स होते हैं तो कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। अच्छा जी, इसको भी नोट कर लीजिए। हाँ जी, अब जो मैंने आप लोगों को बताया उसी के ऊपर बेस्ड जो है हमारे पास में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब हम इस क्वेश्चन को उसी के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ मेसर्स एबीसी ट्रेडर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वर एज फॉलोज। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है हमें, ठीक है, यानी कि हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट की हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बता दो जल्दी से, जल्दी बता दो, ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी? नहीं बताओगे? बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट आता कैसे है? जब सर हमारे पास में ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आता है, जब हमारे पास में इनकम्स जो होती है वो ज्यादा होती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस से। तो अभी अभी मैंने बताया था कि ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या एंट्री बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, यहाँ पे हम ये एंट्री बना रहे हैं। अब सैलरी क्या है? सैलरी सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? ये हमारी एंट्री बन जाएगी, इसको कहाँ चार्ज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। तो क्या एंट्री बन जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ठीक है जी। अच्छा, डिस्काउंट क्रेडिट है। डिस्काउंट क्रेडिट का मतलब हमने डिस्काउंट रिसीव किया, डिस्काउंट रिसीव किया, डिस्काउंट रिसीव किया, तो ये हमारी इनकम है। तो ये कहाँ आ जाएगी? इनडायरेक्ट। ये हमारे पास में अदर देन बिजनेस प्रोडक्ट हमारी इनकम है, P&L की क्रेडिट साइड पे। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। जी, डिस्काउंट डेबिट के साथ में रिवर्स एंट्री हो जाएगी। क्या एंट्री हो जाएगी? P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, बैड डेट्स ये P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे जाते हैं, तो एंट्री क्या बन जाएगी? P&L अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। सिमिलरली डेप्रिसिएशन के साथ में भी
सेम एंट्री बनेगी, लीगल चार्जेस के साथ में भी सेम एंट्री बनेगी। तो हम ना इसको कंबाइन कर सकते हैं। क्या कंबाइन कर सकते हैं? लिख सकते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, डेप्रीसिएशन अकाउंट सॉरी उल्टा बोल गया मैं, P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, टू बैड डेट्स अकाउंट, टू डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है जी, टू लीगल चार्जेस अकाउंट, टू कंसल्टेंसी फी, टू ऑडिट फी, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टू टेलीफोन एंड पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, टू स्टेशनरी अकाउंट, ठीक है जी। तो हम क्या कर सकते हैं? टू इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे जितने भी एक्सपेंसेस थे इधर से लेकर के लास्ट तक, इधर से लेकर के लास्ट तक, ये क्या थे हमारे पास? ये क्या थे हमारे पास में सर? ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, तो इन सब के अमाउंट को हम क्रेडिट पे लिख देंगे और डेबिट पे कर देंगे सर P&L अकाउंट, ठीक। अब चेक करेंगे सर क्या हमारे पास में ग्रॉस प्रॉफिट थे 4,20,000 इनकम साइड पे और साथ ही 18,000 रुपए इनकम साइड पे, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया सर हमारे पास में 4,38,000 रुपए, ठीक है ना, 4,38,000 रुपए। ये सारे एक्सपेंडिचर मिला करके 4,38,000 रुपए से अगर ज्यादा है तो ये लॉस का केस है, अगर कम है तो प्रॉफिट का केस है। आइए देखते हैं, हमारे पास में प्रॉफिट आ रहा है, तो हमारे 4,38,000 रुपए में से ये सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद 43,000 रुपीज आ जाता है। तो ये क्या हो जाता है? हमारा नेट प्रॉफिट हो जाता है। और इसके लिए क्या एंट्री बन जाएगी? इसके लिए एंट्री बन जाएगी सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 43,000 रुपीज से, ओके। और ये हमारा क्या बना हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है जर्नल एंट्री के ऊपर बेस्ड, ठीक सर। और वहां पे देखिए वही जर्नल एंट्रीज जो मैंने आपको सिखाई थी वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई। लास्ट में नेट प्रॉफिट जो है, आप इसको नेट प्रॉफिट अकाउंट मत लिखिएगा, इसको P&L अकाउंट डेबिट लिखिएगा, ठीक है। P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये सारी के सारी एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ जी बच्चों, हमारे को एसेट्स और लायबिलिटी शो करनी आती है बैलेंस शीट में। टी फॉर्म बैलेंस शीट हम लोगों ने बनानी है, ओके। तो चेक कीजिएगा, यहाँ पे कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं, नीचे रिक्वायरमेंट डाली हुई है क्वेश्चन ने कि आपको एक बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च, ठीक सर। ये आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा सर? लायबिलिटी साइड पे जाएगा, ठीक है, लायबिलिटी साइड पे जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग सर एसेट साइड पे जाएंगे। 14% टर्म लोन सर लायबिलिटी साइड पे जाएगा। लोन फ्रॉम लिखा है, ध्यान से सुन लेना, लोन फ्रॉम मैसर टी एंड कंपनी, ये क्या है? सर एसेट है हमारा, लायबिलिटी है। लोन लिया हुआ है हमने फ्रॉम, अगर लिखा होता ना लोन टू मैसर्स डी एंड कंपनी तो ये हमारा एसेट होता। लोन फ्रॉम लिखा हुआ है, मैसर्स दयाल एंड कंपनी, ये दयाल ब्रदर्स है। यहाँ पे हमारे पास बेटा अपना माइक ऑफ करो, अपना माइक ऑफ करो। लायबिलिटी है हमारी, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी लायबिलिटी है। अगर लोन टू होता ना तो हमारा एसेट हो जाता। अच्छा, आगे लिखा है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का क्या? ट्रेड रिसीवेबल क्या है सर? हमारे डेटर्स हैं, डेटर्स हमारे एसेट होते हैं,
कैश हमारा एसेट है, एसेट, इन्वेंट्री हमारे Asset. करंट एसेट है, फर्नीचर हमारे एसेट्स हैं, एसेट, ट्रेड पेबल्स हमारी लाइबिलिटी है, लायबिलिटी, एडवांस टू Asset. सप्लायर एसेट है, एसेट, और नेट प्रॉफिट liability, लाइबिलिटी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एड इन कैपिटल, और ड्राइंग्स लेस place इन in कैपिटल। capital, ठीक है जी। और जो हमने बोला, अब माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग, जो हमने बोला उसके हिसाब से जो था यहाँ पे बनाई हुई है ये बैलेंस शीट। अच्छा जी, आगे देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास में इलिस्ट्रेशन नंबर 7 दी हुई है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। मिस्टर थापर के बैलेंस शीट है ये हमारी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल का मतलब क्या है यहाँ पे सर, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। ठीक सर, ओपनिंग बैलेंस शीट में ये सब चीजें थी। अब लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि सर ड्यूरिंग द ईयर 1920 हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्ड ए प्रॉफिट ऑफ 15,30,000, यानी कि ये ऐड हो जाएगा कैपिटल के अंदर। दिस वाज आफ्टर अलाउइंग फॉर द फॉलोइंग। ठीक है सर, उसके अंदर जो था ये सारी चीजें थी हमारे पास में, उसके अंदर करने के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ उसके अंदर, वो आफ्टर अलाउइंग, यानी कि ये सब चीजें इसके अंदर आ चुकी है। सबसे पहले क्या है हमारे पास में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 लाख रुपए, 6%। डेप्रीसिएशन था हमारे पास में प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 10% और फर्नीचर के ऊपर 5%। डेप्रीसिएशन कहाँ आता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आता है और हमारे रिस्पेक्टिव एसेट्स में से कम हो जाए। प्रोविजन बनाया था हमने ओल्ड प्रोविजन के साथ, हो सकता है इसे कंपेयर करना पड़े, बट while preparing the profit and loss account he has forgotten to provide for number 1 outstanding expense totaling to 1,80,000। यानी कि उसने ये सारी चीजें तो कर ली, उसने ये वाला पॉइंट, ये सारे पॉइंट कर लिए जिसके ऊपर मैंने टिक लगाया, ध्यान से सुन लो, 1, 2 और 3, ये सारे पॉइंट्स तो इस प्रॉफिट के अंदर जोड़ लिए, एडजस्ट करने के बाद ही ये अमाउंट आया, तो इनका हमें कुछ नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुकी। लेकिन वो P&L अकाउंट बनाते समय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का टोटलिंग जो कि 1,80,000 रुपए था वो जोड़ना भूल गया था। अब सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,80,000 रुपए ये हमारे करंट ईयर के एक्सपेंसेस हैं, करंट ईयर ड्यू एक्सपेंसेस है। Therefore, ये एक्सपेंसेस की लिस्ट को बढ़ा देंगे, एक्सपेंसेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, एंड हेंस लायबिलिटी बढ़ जाएगी। नहीं सर सुनो, एंड हेंस लाइबिलिटी की बात बाद में करेंगे, नेट प्रॉफिट क्या हो जाएंगे सर, कम हो जाएंगे। तो हमें करना क्या है, 15,30,000 रुपए के अंदर जो कि हमारा नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट के अंदर हम क्या करेंगे सर, अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा देंगे, और जब हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो वो नेट प्रॉफिट को कम कर देंगे। तो मैं इस अमाउंट को 1,80,000 को नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देता हूं। एक्सपेंसेस शुड बी अपीयर इन P&L अकाउंट बट नॉट शोन के नाम से, ऐसा मैं कह देता हूं। 1,80,000 रुपए से मेरे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस टू द एक्सटेंड ऑफ 20,000, वो ना लिखना भूल गया था। प्रीपेड इंश्योरेंस को लिखना भूल गया था, ठीक है। ही हैज फॉरगॉटन टू प्रोवाइड फॉर, किसके लिए, काम करना भूल गया था 20,000 रुपए की। तो अब सोच करके देखो, हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, वो इस साल की हमारे एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं है।
not the part of current year expenses। तो ये क्या, ये नहीं आना चाहिए था हमारे पास में, ये नहीं आना चाहिए था। तो अब आप लोग बताओ इसके अंदर क्या होना चाहिए, मैं ही बोलता रहता हूँ, बोलो। सर वापस ऐड कर देंगे, हमने दे दिया होगा इस साल दोबारा से। सारे बोलो, सिर्फ एक ही जवाब नहीं चाहिए मुझे। और एक बच्चे की भी आवाज बहुत कम आई मेरे को। सर प्रॉफिट में 20,000 वापस ऐड कर देंगे। हमने क्योंकि पिछले साल दे रखा है ये। और लोग भी बताओ। जो लोग बोलते नहीं है, क्या उनको समझ में नहीं आया जब पढ़ाया गया था? और अगर नहीं समझ में आया तो बोलो कि हाँ मुझे समझ नहीं आया सर, बताओ मेरे को। मैं चलूंगा ही नहीं आगे जब तक बोलोगे नहीं। बैठे रहो माइक बंद करके, मैं भी बैठा हूं। सर आ गया समझ में। क्या समझ में आ गया मेरे को बताओ ना, क्या करेंगे इसका? इतनी ही बुलंद आवाज में मेरे को जवाब दो कि नेट प्रॉफिट में इसका क्या होना चाहिए। सर ऐड होगा। एक बच्चा बोला सिर्फ कि सर ऐड हो जाएंगे। माइनस कर देंगे। एक और बच्चा बोला कि सर माइनस कर देंगे। सर माइनस ही करेंगे। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले अच्छे से समझ लो कि यहाँ लिखा क्या हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है सर कि हम ना इन चीजों को करना भूल गए थे, हम इन चीजों के लिए प्रोवाइड करना, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बट while preparing profit and loss account we had forgotten to provide for, मतलब इनका अरेंजमेंट करना भूल गए थे। अब हमने क्या किया है, ये करंट ईयर का पार्ट, तो करंट ईयर का जो पार्ट है, करंट ईयर के एक्सपेंस का पार्ट तो ये नहीं है, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस थे हमारे पास में, हमने नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ पे ऑफ कर दिया, नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ पे ऑफ कर दिया, ठीक है जी। और हमने इसको लिखना भूल गए, करंट ईयर के एक्सपेंसेस का ये पार्ट नहीं था, ठीक है, और हमने इसको एडजस्ट कर दिया, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे सर, अब हम इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से। इससे हमारे नेट प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेंगे, नेट प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, क्योंकि अननेसेसरी हम लोगों को इसे चार्ज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक्सपेंसेस कम होंगे तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, ठीक। अब इसको एडजस्ट करके बताओ कितना आता है अमाउंट। मेरे को आवाज नहीं आई। 13,30,000। 13,30,000। सर 13,70,000। 70। यस सर। एक बच्चा 30 भी कह रहा था बीच में। मेरा 13,30,000। नहीं 13,70,000 होगा। नहीं बेटा 13,70,000 है, मैंने कैलकुलेट किया। यस सर आप वही एक है। बार फिर से रीचेक कर लो, ठीक है। तो हमने ये 13,70,000 रुपए कर दिए। अच्छा कोई अगर हमारे को बोले इसे स्टेटमेंट फॉर्म में बनाने का, तो हम स्टेटमेंट फॉर्म में तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर हमें कोई इसको अकाउंट फॉर्म में बनाने का बोले ना, तो वो भी हम बना सकते हैं। पता है कैसे बना सकते हैं, आओ देखते हैं, आओ देखते हो। हम इसको क्या करेंगे, एक P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना, मतलब जो हमने प्रॉफिट निकाला है उसकी एडजस्टमेंट करनी है हमने। तो ये क्या है, हमारा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक। ये हमारा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट हमने यहां लिख दिया सर, बाय P&L अकाउंट,
जो हमारे नेट प्रॉफिट आए थे वो कैपिटल में जाने से पहले हमने एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए, तो वो कहाँ रहे होंगे? डेबिट साइड पे। डेबिट साइड से क्रेडिट साइड पे तो आएंगे 15,30,000। ठीक सर। अब जो चीज क्रेडिट साइड पे आई है और यहां से माइनस होनी है, यहां से माइनस होनी है, ठीक है, तो उसको हम कहां लिख देंगे? रिवर्स साइड पे लिख देंगे, क्योंकि भाई क्रेडिट का रिवर्स क्या है? क्रेडिट का रिवर्स है डेबिट। तो जो चीज हटानी है उसको डेबिट साइड पे लिख दो। क्या? टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,80,000। और जो प्रॉफिट में इंक्लूड करनी है, जो इस साल के एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं था और जिसकी वजह से अननेसेसरली हमने अपने प्रॉफिट्स को कम किया हुआ था, तो हम वापस से अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा देंगे। तो प्रॉफिट्स को बढ़ा देंगे तो हम यहां क्या लिख देंगे? बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस। कितने के सर? 20,000 रुपीज। और यहाँ पे हमारे पास में बैलेंस आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट, यानी कि अब जो आया वो हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट है। कितना? 13,70,000 रुपए। ठीक है बच्चों, ये हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स। चलो ये तो हमने कर लिया, हमारे को सारी इंफॉर्मेशन दी हुई थी। अब लिखा हुआ है नीचे, नीचे दिया हुआ है हिज करंट एसेट्स एंड लायबिलिटी एज ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि ये करंट एसेट्स और लायबिलिटी की कहानी बता रहे हैं वो। कब के लिए सर? 31 मार्च के लिए, यानी कि ये क्लोजिंग बैलेंस शीट हमसे बनवाना चाह रहे हैं। चलो बना देते हैं, ये रही हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट, इस तरीके से बना लेते हैं। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। अब देखो सर क्या लिखा है? इन्वेंट्री। सर हमारा एसेट है तो मैंने यहां लिख दिया इन्वेंट्री। ठीक है, 14,50,000। ओके। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स हैं एक तरीके से, प्लस BR है। ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास है 20 लाख रुपए की। ओके ठीक सर। ट्रेड रिसीवेबल के बाद में हमारे पास में दिए हुए हैं, अब देखो ध्यान से सुनना, ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर हमारी एक एडजस्टमेंट है जो कि प्रॉफिट का पार्ट बन चुकी है, और वो क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 5% हमने बनाने। तो ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर्स के ऊपर हम 5% प्रोविजन बना देंगे। हाँ सर बना देंगे। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट से हम क्या करेंगे? 5% डिडक्ट कर देंगे। 1,00,000 5% डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप इसको तरीके से लिखिएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, माइनस करके लिखेंगे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है सर। 5% प्रोविजन 20 लाख रुपए के ऊपर कितने बनते हैं? जल्दी बता दो सर। 1,00,000 रुपए। 1,00,000 बनते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, तो मैं यहां से इसको हटा देता हूं। इनर कॉलम में लिखते हैं 20 लाख माइनस 1,00,000, तो हमारे पास में आ गया ये टोटल 19 लाख। ठीक सर। ट्रेड रिसीवेबल के बाद में अब हमारे पास में कैश दिया हुआ, कैश लिख देंगे। कैश एट बैंक 10,35,000 रुपए। 10,35,000 रुपए। ठीक सर। इसके बाद दिया हुआ है ट्रेड पेबल्स, तो ट्रेड पेबल्स हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। ट्रेड पेबल, अब चेक करो ट्रेड पेबल के ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट है? नहीं सर, ट्रेड पेबल के ऊपर हमारे पास में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज ये अमाउंट आ जाएगा 11,40,000। अच्छा अब ध्यान से पढ़ना, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि यहाँ पे लिखा हुआ था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे हमारे, है ना? हम इसका ट्रीटमेंट करना भूल गए थे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लाइबिलिटी भी होती है ना? हाँ सर बिल्कुल होती है। तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को मैं लाइबिलिटी साइड पे लिख देता हूं। कितना सर? 1,80,000 रुपीज। और मैंने ड्यूरिंग द ईयर कुछ प्रीपेड एक्सपेंडिचर भी किए थे 20,000 रुपए के, उसको भी मैंने अपने P&L से एडजस्ट किया था, तो वो भी मेरे लिए एक इंफॉर्मेशन है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एसेट साइड पे प्रीपेड एक्सपेंडिचर या फिर इंश्योरेंस जो भी था
20,000 रुपए। डन, वो भी मैंने लिख दिया। अच्छा जी, कॉपी में साथ के साथ मेंटेन करते रहो। अब और कोई चीज बची है क्या? नहीं लिखी हुई, लेकिन नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है हमारे को, क्या कि उसकी ड्राइंग्स हैं 6 लाख रुपए की। ठीक है, अब सोच करके देखो सर, उसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी। अब यहां से हम सारा डाटा ले लेते हैं। देखो, हमारे पास में प्लांट एंड मशीनरी थी, और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रीसिएशन लगा था। यहां से डाटा उठाना है हमने। प्लांट एंड मशीनरी थी, हाँ सर थी। क्या हमने उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखा? नहीं लिखा। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रीसिएशन लगना चाहिए था, जो कि ऑलरेडी हम लगा चुके थे, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीसिएशन माइनस करके हम एसेट साइड पे भी लिखेंगे। तो डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना है सर? 10% है। ऐसे ही फर्नीचर एंड फिक्सचर के साथ में भी करना है हमें। उसके ऊपर डेप्रीसिएशन कितना है सर? 5% है। तो ये 10% और 5% को हमें कंसीडर करना है एज अ डेप्रीसिएशन। ये हमारे नेट प्रॉफिट के अंदर आ चुका है, ये हमारे नेट प्रॉफिट के अंदर आ चुका है। अभी तो बस हमें बैलेंस शीट के अंदर लेना है। तो मैं यहां लिख देता हूं सर, क्या? प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एंड फिक्सचर। प्लांट एंड मशीनरी कितने का था मेरे पास में? प्लांट एंड मशीनरी था मेरे पास में 50 लाख रुपए था शायद, नहीं 30 लाख था, और 3 लाख फर्नीचर था। ठीक है, तो 30 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी था, और उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाना था हमने। माइनस करेंगे सर, रेड पेन से कर देता हूं। डेप्रीसिएशन 10%, 3 लाख रुपए हो जाएगा। और आउटर कॉलम में कितने आ जाएंगे सर? 27 लाख रुपए। इसी तरीके से हमारे पास में क्या दिया हुआ है? फर्नीचर एंड फिक्सचर दिया हुआ है। फर्नीचर एंड फिक्सचर हमें दिया हुआ था सर 3 लाख रुपए का। लो सर, हमने 3 लाख रुपए लिखा, और इसके ऊपर डेप्रीसिएशन कितना था सर? 5% था। तो माइनस कर देंगे सर डेप्रीसिएशन 5%। कितना हो जाएगा ये? 5 3 15, तो 15,000 रुपए का डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा 2,85,000। ठीक है जी, 2,85,000। चलो जी, आगे चलते हैं, जरा ऊपर देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर। सर, हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया, फर्नीचर एंड फिक्सचर लिख दिया, ट्रेड रिसीवेबल लिख चुके हैं, कैश एट बैंक लिख चुके हैं, क्योंकि रिवाइज्ड वैल्यू हमें जो मिली थी वो हमने नीचे लिख दी थी। इन्वेंट्री की रिवाइज्ड वैल्यू भी मिली थी, वो भी हमने लिख दी थी। यानी कि एसेट का काम अब खत्म हो चुका है, एसेट के अंदर और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है सर, लाइबिलिटी को देख लेते हैं। लाइबिलिटी को देख लेते हैं। लाइबिलिटी के अंदर क्या चीजें थी? ट्रेड पेबल, हाँ सर रिवाइज ट्रेड पेबल हम लिख चुके हैं। एक्सपेंस पेबल 1.5 लाख थे पुराने, 1,80,000 रुपए इस साल के थे, वो हमने लिख दिए एक्सपेंस पेबल के अंदर। ठीक है जी, 1,80,000 की रिवाइज्ड वैल्यू हमने लिख दी। कैपिटल हमने नहीं लिखी थी, कैपिटल भी हम लिखेंगे। चलो कैपिटल लिखते हैं नीचे। ठीक है, आ गया ये रहा। कैपिटल के लिए मैंने पहले से ही स्पेस छोड़ी हुई है। अब कैपिटल को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी सर? 50 लाख रुपए। ठीक है सर, 50 लाख रुपए। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है सर? नेट प्रॉफिट ऐड करना। रिवाइज्ड नेट प्रॉफिट करना, कभी कुछ और कर दो। और वो कितना था सर? वो था हमारे पास में 13,70,000 रुपए। देखो ये गलती से भी पुराना वाला मत कर देना, क्योंकि हमने एडजस्टमेंट करी है। ठीक है, तो 13,70,000 रुपए हम यहां लिख देंगे, ऐड कर देंगे 13,70,000 रुपए। ठीक है सर, अब यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास में कि उसने डोमेस्टिक यूज के लिए 6,000 रुपए जो हैं, 6,000 रुपए डोमेस्टिक यूज के लिए उसने किए हैं। और साथ ही हमारे को एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ, साथ ही हमारे को एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ था। ऊपर ये लिखा था 6% पर एनम, 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने से क्या हो जाता है सर? कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने से कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% कितना आ जाएगा जल्दी से बता दो। 6% कितना आ जाएगा बता दो जल्दी। 3 लाख। 3 लाख।
3 लाख। किसके ऊपर 6% लगाया आपने, बताना। सर 50 लाख पे। 50। 50 लाख पे। देखो बेटा, हमारा रूल है कि हमारी ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही, जब हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे ना तो इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि 50 ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही हमारे पास में क्या लगता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हमारा अमाउंट जो है इंक्रीज हो जाता है। तो हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर देंगे 3 लाख रुपए 6%। और जो इसने ड्राइंग्स की थी उन ड्राइंग्स को माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पे थोड़ी जगह की शॉर्टेज है, लेकिन आई गेस मैं आप लोगों को अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूं। 6 लाख रुपए, ठीक। अब सब कुछ एडजस्ट करने के बाद में जो भी अमाउंट आ जाए उसको एज अ कैपिटल यहां लिख देना, ठीक है जी। और हमारे पास में और कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन है हमने उसको अच्छे से लिख दिया है और शायद हमारा आंसर जो है वो सही आ जाए। एक बारी चेक कर लो फटाफट से कि बैलेंस शीट हमारी टैली हो रही है। यस सर। मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए, क्योंकि हमने एक एक एंट्री उठाई है और एक एक एंट्री को वहां पे लिखा है, ठीक है। पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके आपको मैंने दिखा दिया, ये जो हम लोगों ने पहले लिखा था, ठीक है। मैंने यहीं पे ही कर दिया है सब कुछ। आपके पास आंसर आपकी बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन बेटा वो आंसर आया कैसे है मैं इस बात को समझाना चाहता था, ठीक है। पहले आप इस चीज को देख सकते हैं। उसके बाद में बैलेंस शीट हमारे पास में ये दी हुई है, ये रही जो मैंने आपकी बनाई, ये जूम इन कर दी मैंने, ठीक है। आप अपनी बैलेंस शीट बना सकते हैं। देखो बेटा, आंसर तो बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन ये हुआ कैसे ये समझना जरूरी है। इसके लिए बेटा हमारे को अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने लिखा है। जब एज अ टीचर मुझे लिखना पड़ता है तो आपको भी लिखना पड़ेगा, तो लिखना जरूरी है। नोट कर लीजिए इसको। अब देखो बच्चों, हमारे को क्या सीखना है अब हमें ओपनिंग एंट्रीज सीखनी है। ओपनिंग एंट्रीज, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये ओपनिंग एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं और ये ओपनिंग एंट्री बनाने की हमें जरूरत क्या है, ये ओपनिंग एंट्री है क्या। सिंपल सी बात है सर। देखो मैंने 1/4/2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक बिजनेस किया होगा, है ना। अब सर क्या मैं अपना बिजनेस बंद कर देता हूं 1 अप्रैल 2021 को? नहीं सर, 1 अप्रैल 2021 से मैं वापस से चालू कर देता हूं इसको, ठीक है। मैं वापस से चालू कर देता हूं। ये कब तक? 31 मार्च 2022 तक। भाई 1/4/2021 से मैं वापस अपना बिजनेस शुरू कर देता हूं, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ता है, जो पुरानी वैल्यूज होती हैं, मेरी पुरानी वैल्यूज होती हैं एसेट्स या लाइबिलिटी की, पुरानी वैल्यूज होती हैं जो पिछले साल की, वो मुझे लेकर के आनी पड़ती हैं इस ईयर में, करंट ईयर में। तो उसके लिए मुझे 1/4/2021 को इन सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करना पड़ता है। एसेट्स एंड लाइबिलिटी आर रिकॉर्डेड। Assets and liabilities to be recorded for new year। न्यू ईयर मतलब 1/4/2021 से 31/3/2022 तक। ये कॉन्सेप्ट है, मतलब पिछली वैल्यू अब आगे की वैल्यू बन जाती है, ठीक है सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ सर, छोड़ थोड़ी ना देंगे अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को। अब मान लो सर मेरे पास में ये बैलेंस शीट बनाई मैंने, ये मैंने बनाई बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है ये मेरे पास में, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है ये मेरे पास में। इसको थोड़ा सा बीच में ले आते हैं। हाँ जी, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है मेरे पास में।
अब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में कुछ तो वैल्यूज होंगी ना। मान लीजिए मेरे पास में प्लांट एंड मशीनरी है सर 20 लाख, मेरे पास में लैंड एंड बिल्डिंग है सर 40 लाख की, मेरे पास में कोई डेटर्स हैं सर 10 लाख रुपए के, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे बहुत सारी चीजें। कैश है मेरे पास में, कैश है 5 लाख रुपए का, बैंक बैलेंस है 15 लाख रुपए का, ठीक है। ऐसे बहुत सी चीजें दी हुई। और इधर की तरफ लाइबिलिटी साइड पे मेरे क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स हैं, कैपिटल है, सब चीजें दी हुई। कैपिटल मान लो मेरे पास में है 60 लाख रुपीस की, सबके सब नोट करते रहो साथ के साथ, ठीक है। अच्छा, क्रेडिटर्स हैं मेरे पास में मान लो अपना 15 लाख रुपए की, और 5 लाख रुपए के मेरे बिल्स पेबल हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, 60, 15, 5 और 10 लाख रुपए के मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है। आपकी बैलेंस शीट ये मैच कर रही है ना, एक बार चेक कर देखो। 60 तो यहां तक हो जाते हैं, ठीक है, फिर 15 ये हो जाते हैं, फिर 15, हाँ ठीक है जी, बैलेंस शीट मैच करेगी। ओके, ये मेरे पास में क्लोजिंग बैलेंस शीट दी हुई थी। अब जब नई बैलेंस शीट, नए बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको लिखूंगा तो ऐसा मानूंगा ना कि नए ईयर के लिए मेरे एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज हो गए, और लाइबिलिटीज भी क्या हैं, वो भी इंक्रीज हो गई। यही मानूंगा ना। डेबिट क्रेडिट के रूल्स के हिसाब से अगर एसेट्स बढ़ जाते हैं तो डेबिट हो जाते हैं, लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो क्रेडिट हो जाती है। अरे वाह सर, ये तो बहुत सिंपल है। तो हमारे पास में क्या जनरल एंट्रीज बन जाएंगी, हम सर सारे रिस्पेक्टिव अकाउंट एसेट्स को डेबिट कर देंगे। हम क्या एंट्री बना देंगे, हम एंट्री बना देंगे सर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक सर, कितने से सर 20 लाख, 40 लाख, 10 लाख, 5 लाख और 15 लाख से। ठीक है सर। अब ऐसे ही हमें लाइबिलिटीज को भी रिकॉर्ड करना है। क्या रिकॉर्डिंग करें, टू, अब लिखना शुरू करो। पहले क्रेडिटर्स, टू बिल्स पेबल, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और टू कैपिटल। ठीक है, सबके आगे अकाउंट जरूर लिख दो। ठीक सर। तो अब हम क्या करेंगे सर, कैपिटल कितने की थी, कैपिटल थी हमारे पास में, अच्छा छोड़ो कैपिटल को छोड़ो, पहले ये 15 लाख रुपए के क्रेडिटर्स लिखेंगे, बिल्स पेबल लिखेंगे 5 लाख रुपए के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे 10 लाख रुपए के, और लास्ट में कैपिटल लिख देंगे 60 लाख रुपए। ठीक है जी, ओके। तो अब यहां पे नीचे नरेशन क्या आएगी, बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है जी, बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ब्रॉड फॉरवर्ड। डन। ये लो, अब पूरे के पूरे पेज को मैं क्या करता हूं, थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि ये आप लोगों के स्क्रीन पे आ जाए। थोड़ा सा जूम आउट, जूम इन कर देते, जूम आउट कर देते। ठीक है, विजिबल है सब लोगों को। फटाफट से ये ओपनिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लो, अपने पास में फटाफट से बना लो। कर ली सर रिकॉर्ड। टाइम ले लो थोड़ा सा, कोई बात नहीं।